ये वन शॉट वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ पर आप अपने 10th क्लास के एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ यहाँ पर जितनी भी ग्रामर आने वाली है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही यहाँ पर कुछ उदाहरणों के साथ उसको साथ साथ समझते जाएंगे। और आपके टर्म टू एग्ज़ाम्स जो है इससे बहुत बेहतरीन आपको जो यहाँ पर ग्रामर के नज़रिए से जो भी टेंशन है वो आपकी ज़ीरो होने वाली है, जिससे कि आप एक ही बार में यहाँ पर वन शॉट वीडियो में ये सारी चीज़ें समझने वाले हैं। और शुरू करते हैं यहाँ पर व्याकरण पद परिचय के साथ। आपको याद दिला दें कि चैनल पर ये पद परिचय से संबंधित एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ एक वीडियो अलग से ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको भी देख सकते हैं अगर आपको चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं पद परिचय के बारे में। शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है और यही शब्द जब वाक्यों में प्रयुक्त हो जाते हैं तो पद कहलाते हैं। जो शब्द होते हैं वो भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई है। इकाई का मतलब एक। अब मान लीजिए ये शब्द है, इसमें जो ये अक्षर है, ये वर्ण है, ये एक स्वतंत्र इकाई है और इसी से हमारा एक शब्द बनेगा और इन शब्दों से वाक्य बनेगा। और वाक्य में प्रयोग होने वाला जो भी शब्द होता है उसको पद बोला जाता है। इन पदों के विषय में विस्तार से जानना अर्थात इनका व्याकरणिक परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक वाक्य है और उस वाक्य के अंदर एक कोई भी मौजूद जो शब्द है उसकी जब हम व्याकरणिक जानकारी देते हैं कि व्याकरण के नज़रिए से इस वाक्य में इस शब्द की क्या स्थिति है उसके बारे में बताएं। जैसे उदाहरण ले लीजिए, हमारे पास एक वाक्य है, छात्र पत्र लिख रहा है। अब पत्र शब्द जो है इसमें, इसका जब मैं व्याकरणिक परिचय दूंगी तो ये क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। पद परिचय क्यों कहलाएगा? क्योंकि पद किसे कहते हैं? पूरे वाक्य में कोई भी एक शब्द जो होता है उसको पद कहा जाता है। अब मैं इसका परिचय दूंगी तो ये पद परिचय हो जाएगा। कैसा परिचय? व्याकरणिक परिचय, कि ये पत्र जो है कौन से नियम के तहत चलते इस वाक्य में पत्र जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है, इसकी क्या स्थिति है, इसकी क्या पहचान है, तो ये पद परिचय हो गया। उदाहरण लेते हैं हम। पहला है उदाहरण यहाँ पर, रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता था। अब हर एक शब्द इसमें जो है इसका हम व्याकरणिक परिचय दे सकते हैं, क्योंकि हर एक शब्द जो है व्याकरण के नियम के चलते यहाँ पर प्रयोग हुआ है। और व्याकरण के नियम के चलते ही जब किसी हम वाक्य को बनाते हैं तो हर एक शब्द की अपनी एक स्थिति होती है, उसकी एक वैल्यू होती है, जिसके कारण एक पूरा अर्थ देने वाला वाक्य बनता है। वरना अगर हम शब्दों को आगे पीछे लिख दें तो ना तो उसका अर्थ निकलेगा और ना ही उसमें मौजूद शब्दों की कोई वैल्यू होगी। तो अब रमेश यहाँ तीसरे बंगले में रहता है, इसका बहुत ही बेहतरीन अर्थ निकल रहा है, संपूर्ण अर्थ निकल रहा है। इसकी वजह से हर एक शब्द जो है ये पद है और पद होने की वजह से इसका एक व्याकरणिक परिचय है और इसकी स्थिति है। लेते हैं पहला शब्द रमेश। ये एक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, कर्ताकारक है, एक वचन है और पुल्लिंग है। यहाँ शब्द जो है वो क्या है? सबसे पहली बात ये जगह के बारे में बता रहा है। दूसरा ये अव्यय है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा विशेषण संख्यावाचक है। बंगला जो है विशेष है, एक वचन है, पुल्लिंग है, क्रम सूचक है। बंगले में क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक है, अधिकरण कारक है, एक वचन है, पुल्लिंग है। रहता था क्या है? क्रिया अकर्मक है, पुल्लिंग एक वचन है और भूतकाल है। ये तो हम सब जानते हैं। और जब हम इन सब का परिचय ये जो हमने ये पढ़ा है ये कब दे सकते हैं? जब तक हम सारे व्याकरणिक नियमों के बारे में अच्छे से नहीं जान सकते। अब आपको मैं यहाँ पर एक दूसरा तरीका बताती हूँ जो बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा है बच्चों का, जिसको मैंने पिछले भी वीडियो में जहाँ हमने पद परिचय को अच्छे से डिस्कस किया था वहाँ पे डिस्कस किया है ये। और ये बहुत ही पसंद आने वाला है क्योंकि बहुत ईजी से यहाँ पर ईजी तरीके से जो है बच्चे पद परिचय लिख पाते हैं एग्जाम्स में। आप पहले एक बॉक्स बना लीजिए जहाँ पर आप सारे जितने भी व्याकरण के नियम हैं। सबसे पहली बात तो आपको व्याकरणिक बेसिक नियम तो जरूर ही आने चाहिए, तभी आप पहचान पाएंगे कि ये जो है कौन कौन से व्याकरणिक नियम के तहत जो है इसकी क्या पहचान है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, कारक, ये क्या है? बेसिक ग्रामर है। अगर आपको सारे भी नहीं याद आ रहे तो आपको इतने तो याद आएंगे कि ये हमारे बेसिक ग्रामर है। अब आपको रमेश शब्द दे दिया गया है। रमेश क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है।
सर्वनाम है कि नहीं, हमने ये चेक किया। संज्ञा है, हाँ है, हमने इसके आगे संज्ञा से व्यक्तिवाचक लिख दिया। सर्वनाम है ये, बिल्कुल नहीं। जब संज्ञा है तो सर्वनाम तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वनाम का प्रयोग ही हम संज्ञा की जगह पे करते हैं, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्रिया है, बिल्कुल नहीं, ये तो संज्ञा है। विशेषण है, बिल्कुल नहीं है। वचन क्या है इसका, एक वचन है। लिंग क्या है इसका, पुल्लिंग है। कारक क्या है, और वाच्य ये भी ऐड कर लीजिए आप, कर्ता कारक है ये। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे तो 2 से 4 तो इसकी पहचान जरूर लिख पाएंगे। तो ये बहुत ही फेमस है। आप एक साइड में बॉक्स बना लें और जिस भी शब्द की और पद की आपको यहाँ पर परिचय लिखने होंगे उसको एक एक करके 1 बाय 1 जो है चेक करते जाएं, क्या ये व्याकरण का टॉपिक है इसमें शामिल है या नहीं है। तो इस तरीके से आप चेक करके जो है पद परिचय बड़ी ही आसानी से करने वाले हैं। दूसरा हम लेते हैं, वे घर पहुंचे तो माला पढ़ रही थी। वे क्या है, अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है, तो आप देखेंगे कि वही संज्ञा नहीं है तो सर्वनाम है। तो संज्ञा, सर्वनाम, पूरा बॉक्स बना ले आप, चेक करते जाए एक एक करके क्या है क्या नहीं है। सर्वनाम पुरुषवाचक है, अन्य पुरुष करता है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। घर क्या है, संज्ञा है और जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है। पढ़ रही थी क्या है, क्रिया है, अकर्मक है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, भूतकाल है, कर्तृवाच्य है। अब आप इसमें देखिए काल भी ऐड कर लीजिए, तो कौन सा काल है। अब पढ़ रही थी, पढ़ रहा था, पढ़ रहे थे, पढ़ रहे होंगे, तो ये कालवाचक है। अब कौन सा कालवाचक है, भविष्य वाला है, वर्तमान वाला है, या फिर भूतकाल वाला है, ये भी लिख सकते हैं। अगला है, दौड़ कर आओ और बाजार से कुछ ले आओ। दौड़ कर पूर्वकालिक क्रिया है, ये हमने ग्रामर पढ़ी हुई है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, दौड़ कर आओ, जहां पर दौड़ कर जाओ, एक क्रिया से पहले दूसरी क्रिया को करने के लिए यहाँ पर, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है क्रिया के साथ कर शब्द का प्रयोग होता है। दौड़ कर, जाकर, आओ, खाकर आओ, जाओ, तो ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और क्या है, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय पद है। ये भी जो है हमने चैनल पर जो है ये वीडियो अपलोडेड है, आप इसे जरूर देखें। ग्रामर, हिंदी ग्रामर के जो प्लेलिस्ट सेक्शन है आप उसको ओपन करें, उसमें आपको ये सारी ग्रामर वीडियोस जो है मिल जाएंगी। बाजार से संज्ञा, जातिवाचक, एक वचन, पुल्लिंग, पदान कारक है। कुछ अनिश्चयवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्मकारक है। अगला है हमारे पास, मीरा वहाँ 5वीं कक्षा में पढ़ती है। मीरा 5वीं कक्षा में पढ़ती है, ये सब आप देखेंगे। मीरा जो है संज्ञा, ज्ञाति, व्यक्तिवाचक है, कर्ता कारक है, स्त्रीलिंग है, एक वचन है। 5वीं क्या है, विशेषण संख्यावाचक है। एक तो विशेषण है, दूसरा कौन सा है, संख्यावाचक है, क्रम सूचक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। कक्षा में क्या है, संज्ञा, जातिवाचक है, अधिकरण कारक है, एक वचन है और स्त्रीलिंग है। पढ़ती है क्या है, अकर्मक क्रिया है और एक वचन है और स्त्रीलिंग है। सब कॉमन सी पहचान बता रखी है। जो हमने ये बॉक्स बनाया था ये सारे इसी बॉक्स में से ही हैं। आप अगर एक बार बॉक्स बना के चेक करेंगे, 2-4 प्रश्नों को प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसानी से होने वाला है आपसे। प्रश्न नंबर 5, हम बाग में गए परंतु वहाँ कोई आदमी नहीं मिला या कोई आम नहीं मिला। जो भी है वाक्य में हर एक पद की एक अपनी पहचान होती है। हम, परंतु, बाग में, नहीं, कोई, ये सारे शब्दों की पहचान बताई जा सकती है। हम क्या है, सर्वनाम पुरुषवाचक उत्तम है, पुरुषकर्ता पुल्लिंग बहुवचन है। परंतु क्या है, व्यधिकरण, समुच्चय बोधक, अव्यय पद है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं अगर आपको नहीं आता है तो। बाग में क्या है, संज्ञा है, जातिवाचक है, एक वचन है, पुल्लिंग है, अधिकरण कारक है। नहीं क्या है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। मिला जो है क्रिया का दिशा निर्देशन करता है। कोई क्या है, यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, विशेष्य जो है इसका आम है। अब विशेषण और विशेष्य क्या है ये भी डिस्कस किया हुआ है हमने ग्रामर की वीडियोज में, वहाँ पर आप जरूर देखिए। एक बार आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं। और इस तरीके से अगर आपको नहीं भी समझनी है, आपको जितने भी ग्रामर आते हैं आप एक बॉक्स बनाएं और बॉक्स बनाकर जो है इस तरीके से सबको चेक करते जाए कौन कौन सा है। और इस तरीके से आप एक अच्छा पद परिचय अपने पाठ परीक्षाओं में उत्तर के साथ कर सकते हैं। ये आपका एक प्रैक्टिस सेशन है, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर जो है प्रैक्टिस कर लें। दूसरा यहाँ पे हम लेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर, रचना क्या, लिखने के आधार पर रचना, या फिर जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं तो उसके आधार पर जो वाक्य के भेद होते हैं या प्रकार होते हैं। जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो उसके कई नियम होते हैं और उसके आधार पर उसके भेद भी होते हैं। तो सार्थक शब्दों का जो व्यवस्थित समूह है जो पूर्ण अर्थ देता है वाक्य कहलाता है। सार्थक शब्दों यानी जिनके मीनिंग निकलते हो, व्यवस्थित यानी क्रम से व्याकरण के नियम के अनुसार, कैसे, कर्ता
क्रिया और तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये नियम है एक सेंटेंस का। अब कर्ता के आगे अगर हम विशेषण लगा दें, उसकी बढ़ाई कर दें, फिर कर्म के आगे विशेषण लगा दें, क्रिया के आगे क्रिया विशेषण लगा दें, ऐसे हमारे सेंटेंस जो हैं बड़े होते चले जाते हैं और एक सार्थक सेंटेंस बन जाता है। जैसे वह बाजार जाता है। अब ये बहुत ही छोटा सिंपल साधारण सा जो है एक सेंटेंस है। वह जो है क्या है, यहाँ पर सर्वनाम है या फिर इसकी जगह संज्ञा प्रयोग होगा। बाजार जाता है, जाता है क्या है, क्रिया है, और ये बाजार जो है कहाँ जाता है, कर्म है हमारा। तो वह बाजार जाता है, तो ये देख सकते हैं नियम पे कर्ता, कर्म और क्रिया के आधार पर बना है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, ये यहाँ पर संज्ञा है, आकाश में उड़ते हैं, उड़ना क्रिया है, आकाश जो है कर्म है। तो जो रचना के आधार पर वाक्य भेद होते हैं हमारे, वो 3 होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। अब सरल, संयुक्त और मिश्र क्या है वो समझते हैं हम। रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखने हैं हमें यहाँ पर। मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। काम किया है इसलिए पैसा मिलेगा ही। मैंने वही मकान खरीदा है जहां आप रहते हैं। बंजारा मस्ती में गीत गाता चला जा रहा था। आपके लिए रोटी बनी है और मेरे लिए चावल। दरवाजा बंद कर दो ताकि बिल्ली ना आ जाए। अब आप देखेंगे यहाँ पर मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य और सरल वाक्य। सरल वाक्य कैसे होते हैं, मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है, सरल हो गया। जहां पर इसलिए, ताकि, ये सारे शब्द जुड़ रहे हैं, वो कौन से सेंटेंस हो जाएंगे यहाँ पर, ये हो जाएंगे हमारे मिश्र वाक्य। जहां पर और से सेंटेंस जुड़ा है वो हमारे हो जाएंगे संयुक्त वाक्य। बंजारा मस्ती में गीत गाता चला जा रहा था, ये हमारा हो गया सरल वाक्य। बहुत ही आसान है, इस पर हम जो है बड़ी आसानी से इनको पहचान लेते हैं बिना किसी यहाँ पर एडिशन के। आप देख रहे हैं सरल वाक्य बन जाता है, मेरी बहन 2 दिन से किताब पढ़ रही है। काम किया है इसलिए पैसा मिलेगा ही। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सेंटेंस जो है दूसरे का रिजल्ट होता है। काम किया है तो क्या होगा, पैसा मिलेगा ही, मिश्र हो गया। मैंने वही मकान खरीदा है जहाँ आप रहते हैं। बंजारा मस्ती में गीत गाता जा रहा था। आपके लिए रोटी बनी है और मेरे लिए चावल। अब यहाँ पे सेंटेंस दोनों के अपने अपने मीनिंग है और फिर भी यहाँ पर और से जोड़ा गया तो संयुक्त हो गया। अब आप इस तरीके से यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया गया है, आप इनको संयुक्त में बदलें, सरल में बदलें, मिश्र में बदलें, फिर यहाँ पर आप सरल में बदलें, मिश्र में बदलें और मिश्र वाक्यों में बदलें। और इस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर सकते हैं। उपवाक्य के लिए भेद लिखिए और प्रधान वाक्य उपवाक्य रेखांकित कीजिए। यानी प्रधान वाक्य इसमें से क्या है, प्रधान वाक्य, और फिर डिपेंडेंट कौन सा है, प्रधान जिसके आधार जिस पर जो है आश्रित उपवाक्य उसकी वजह से जुड़ता है। यानी कि मुख्य उपवाक्य क्या है इसमें, जैसे कि रमेश ने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ। बाजार जा रहा हूँ कौन, मैं बाजार जा रहा हूँ कौन, कौन कहता है, ये रमेश ने कहा है। रमेश कह रहा है इसलिए मैं बाजार जा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रधान वाक्य हो गया ये। अब की जुड़ने से यहाँ पर ये क्या होगा, मिश्र होगा या संयुक्त होगा, ये आपको बताना है। वह बालक कौन सा है जो आपको पसंद है। गाड़ी तेज चल रही थी जैसे हवाई जहाज। मैं चाहता हूँ कि तुम एक सैनिक बनो। जैसे वर्षा हुई मोर नाचने लगे। और बहुत ही आसान से सेंटेंस है, उपवाक्य के भेद लिखने हैं। रमेश ने कहा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। अब ये जो सेंटेंस है इसका भेद लिखना है हमें कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये यहाँ पर सरल वाक्य है या फिर संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है। अब यहाँ पर बात करेंगे वाच्य की। वाच्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। हम जो कुछ कहते हैं तब हमारे ध्यान के केंद्र में कोई व्यक्ति, वस्तु अथवा कार्य अवश्य रहता है। अतः क्रिया के जिस रूप से ज्ञात हो कि क्रिया का प्रयोगकर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार या भाव के अनुसार, उसे वाच्य कहते हैं। कहने का अर्थ है कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो आप देखते हैं उसमें सबसे पहले क्या होता है, कर्ता, फिर होता है कर्म, फिर क्रिया। और कर्ता आप ज़्यादातर समझते हैं कि काम करने वाला व्यक्ति या फिर संज्ञा कोई व्यक्ति ही होता है। लेकिन कई बार आप अपने सेंटेंस को देखेंगे तो हमारा जो कर्म होता है वो
ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमारे कर्ता के रूप में यानी कि सब्जेक्ट के रूप में आ जाता है, जिसे आप अंग्रेजी में भी पैसिव वॉइस की तरह पढ़ते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि मेन परफॉर्मेंस कौन दे रहा है, यहाँ पर आकर कर्ता दे रहा है या कर्म दे रहा है, तो वही हमारा वाच्य है। यानी हम अपनी बात को कहने का तरीका जो बदलते हैं और उसी के अनुसार वाक्य हमारे बदल जाते हैं, उनके नियम बदल जाते हैं, बनाने के तरीके बदल जाते हैं, तो वो हमारा वाच्य है। ये 3 होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तृ यानी जिसमें कर्ता मेन होता है, कर्म जिसमें कर्म मेन होता है, भाववाच्य जिसमें भाव मेन होता है। कर्तृवाच्य के उदाहरण है, वह परिश्रम नहीं कर सकता, गीता चल नहीं सकती, चोर को पुलिस ने पकड़ा, मैंने गत वर्ष कार खरीदी, आओ कुछ बातें करें। तो यहाँ पर ये हमने कर्तृवाच्य के उदाहरण पढ़े। अब है कर्मवाच्य के उदाहरण। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। अब आप देखेंगे कर्तृवाच्य में वह कर्ता के रूप में, गीता कर्ता के रूप में, चोर कर्ता के रूप में, मैंने कर्ता के रूप में, ये सारे जो है कर्तृवाच्य हो गए। अब कर्मवाच्य में आप देखिए, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया पुलिस के द्वारा। मेनली चोर जो है यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा, यानी कि कर्ता, पुलिस जो है हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहाँ पर हमने सेंटेंस मेकिंग जब इस तरीके से की तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया, पेड़ काटा गया, माली द्वारा पौधे लगाए गए। पौधे लगाए गए किसके द्वारा? माली द्वारा। अब इसकी ज़्यादा मेन पहचान होती है द्वारा शब्द का एडिशन। तो ये हमें पता लगता है कि ये यहाँ पर क्या है, कर्मवाच्य। छात्रों द्वारा श्रमदान किया गया, द्वारा हुआ तो कर्मवाच्य हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो छात्र है वो छात्र यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट आया है, एज अ कर्ता यहाँ पर प्रयोग हुआ है, तो इसलिए छात्रों के द्वारा श्रमदान किया गया। श्रमदान किसने किया? छात्रों ने किया। तो श्रमदान किया गया छात्रों के द्वारा। तो श्रमदान जो है मुख्य यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट होता, लेकिन छात्रों को एज अ सब्जेक्ट यहाँ पर लाया गया है जो कि कर्म है हमारा, तो इसलिए छात्रों के द्वारा श्रमदान किया गया। अब द्वारा का प्रयोग हुआ है, सबसे पहली पहचान तो यही हो गया। पांचवा हमारा देखिए, प्रधानमंत्री द्वारा भवन का उद्घाटन किया गया। तो द्वारा शब्द के पहले से ही हमें पता लग गया कि यहाँ पर ये कर्मवाच्य है। अब भाववाच्य के उदाहरण क्या होते हैं? मुझसे चला नहीं जा सकता, मुझसे बैठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए, अशोक से चुप नहीं बैठा जाता, तुमसे सारी रात कैसे जागा जाएगा। सबसे पहले पहचान इसकी ये होती है सकता, जाता, ये होता है वर्तमान काल में सेंटेंस बनते हैं, पहली पहचान। दूसरी आप देख सकते हैं नहीं किया जा सकता, जाता, जाए, बैठा जाता, और ज़्यादातर ये नकारात्मक में भी होते हैं। तो ये इसकी पहचान है भाववाचक उदाहरण। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, चलो अब चला जाए, अशोक से चुप नहीं बैठा जाता, तुमसे सारी रात कैसे जागा जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, भाववाचक उदाहरण है। अब आपके सामने यहाँ पर आप बहुत सारे देखिए उदाहरण है, इनको हमें कर्तृवाच्य बदलना है, इनको कर्मवाच्य बदलना है। राजा द्वारा समस्या का हल किया गया। पहले तो आप इनसे प्रैक्टिस ऐसे करेंगे कि ये पहचानेंगे किस तरीके से इसमें कर्मवाच्य है। राजा द्वारा प्रयोग हुआ है इसलिए कर्मवाच्य है। राजा द्वारा समस्या का हल निकाला गया, समस्या का हल निकाला गया राजा के द्वारा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य हो जाएगा। समस्या का हल निकाला गया, जब हम सेंटेंस की मेकिंग बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन बदल जाती है, तो हमारा जो ये भाव भी बदल जाता है। रोगी से उठा नहीं जाता। अब आप देखेंगे ये भाववाच्य है हमारा पहले से, इसको हमें कर्तृवाच्य में बदलना है। तो रोगी से उठा नहीं जाता, रोगी उठ नहीं पा रहा, तो ये हमारा कर्तृवाच्य हो जाएगा। राम द्वारा पत्र लिखा गया, ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे कर्मवाच्य हो गया। राम द्वारा पत्र लिखा गया, तो पत्र लिखा गया राम के द्वारा। राम ने पत्र लिखा, ये भी लिख सकते हैं हम, तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। पान वाले द्वारा पान खाया गया, तो ये यहाँ पे हमारा कर्मवाच्य है। अब इसको हम लिखेंगे पान वाले ने पान खाया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्तृवाच्य में बदलना था तो कर्तृवाच्य में आ गया ये। अब इसी तरीके से कर्मवाच्य में बदलने, राम ने बाण से रावण का वध किया, तो हम इसको कर्मवाच्य में जब बदलेंगे तो क्या होगा, राम ने बाण से रावण का वध किया, राम द्वारा रावण का वध किया गया। द्वारा का प्रयोग करते हुए हम सेंटेंस की मेकिंग इस तरीके से करेंगे, राम द्वारा रावण का वध किया गया। श्यामा ने कविता लिखी, श्यामा के द्वारा कविता लिखी गई,
छोटी बच्ची ने बैलों को रोटी खिलाई। छोटी बच्ची के द्वारा बैलों को रोटी खिलाई गई छोटी बच्ची के द्वारा, या फिर छोटी बच्ची के द्वारा बैलों को रोटी खिलाई गई। चश्मे वाला घर घर चश्मा बेचता था। चश्मे वाला द्वारा घर घर चश्मा बेचा गया। राज ने रहस्य की सारी बात बताई। राज द्वारा रहस्य की सारी बातें जो है बताई गई। मोहन किताब पढ़ रहा था। मोहन द्वारा किताबें पढ़ी गई। बच्चे मैदान में अब आप देखेंगे यहाँ पर किया गया, खिलाई, ये। अब जब हम सेंटेंस में द्वारा का प्रयोग करते हैं तो उसकी सेंटेंस मेकिंग भी बदल जाती है। राम द्वारा रावण का वध किया गया। भाववाच्य में बदलना है। वह उठ नहीं सकता, उससे उठा नहीं जाता। आओ चले। पक्षी उड़ नहीं सका। रोगी बिस्तर से उठ गया। बच्चा रो रहा था। अब इन सब का आप भाववाच्य बदलिए, बड़ा ही आसान है। वाच्य बताना हमें इसका यहाँ पर। अब आप यहाँ पर वाच्य बताए। डॉक्टर द्वारा रोगी को दवा दी गई। कर्मवाच्य है, वह धूप में खड़ा था यहाँ पर। और देखिए, वह कुर्सी पर बैठकर समाचार पत्र पढ़ रहा था। पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। पौधे लगाए गए। कौन कौन से इसमें वाच्य हैं, आप इसको प्रैक्टिस करें। रस का भी ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है, पहले आप समझ लें अच्छी तरीके से, देन आप यहाँ पर जो है वन शॉट में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर आकर। रस वास्तव में काव्य की आत्मा है। किसी भी साहित्य में रस के बिना काव्य सत्ता की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जब हम अपने कविताओं में देखते हैं कि करुण रस है, यानी कोई अपने दुख को प्रकट कर रहा है, तो वहाँ पर करुणा दिखती है। तो अगर हम नॉर्मली बातें सिर्फ बताएंगे तो वो क्या हो जाती है, कॉन्वर्सेशन हो जाती है। वो ना तो कविता होती है और ना कविता में रस है। फिर अगर हम बिना रस के, बिना लय के, ताल के कोई अगर कविता लिखते हैं तो जब तक रस नहीं है, लय नहीं है, ताल नहीं है, तो वो कविता नहीं है। जिस तरीके से लय और ताल होने की बहुत ज़रूरत है कविता को पहचान देने के लिए, नहीं तो वो तो कहानी और उपन्यास हो जाएंगे। वैसे ही रस की भी बहुत ज़रूरत होती है। जब उसमें रस के भाव आते हैं तभी कविता जो है संपूर्ण हो पाती है। इसलिए संस्कृत में आचार्य विश्वनाथ ने कहा है वाक्यम रसात्मक काव्यम, अर्थात सरस वाक्य समूह को काव्य कहते हैं। काव्य में भाव की उत्पत्ति होती है। जब किसी, यानी कि आप जब अपने इमोशंस को प्रेजेंट करते हैं तो वही हमारे रस बन जाते हैं। जैसे करुणा है, या हास्य है, या फिर आप कह सकते हैं वात्सल्य है। फिर इस तरीके के और भी बहुत सारे रस हैं। जब किसी साहित्य को पढ़कर मनुष्य अपनी निजी समस्याओं को याद न रखकर कविता में भावों से जुड़ जाए तो हमारे मन के स्थायी भाव रस में परिणत हो जाते हैं, यानी बदल जाते हैं, जिसका अनुभव मन ही मन किया जा सकता है। भरत मुनि ने रस की परिभाषा दी है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। हमारे पास रस है कितने, रति, ये इसके स्थायी भाव है, सारे याद कर लीजिए। श्रृंगार, यहाँ पर श्रृंगार रस जो है तो उसके भी दो पार्ट्स हमने पढ़े हैं, वियोग और संयोग, जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है चैनल पर, ऑलरेडी आपको मौजूद मिलेगा, आप सर्च करें और उसे देखें। तो श्रृंगार जो है उसका स्थायी भाव रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, वीर का उत्साह है। अब देखेंगे जो हम ये जो शब्द पढ़ रहे हैं इसके जो स्थायी भाव है, जो हम डेली लाइफ में जो वर्ड यूज़ करते हैं वही इसके वो स्थायी भाव भी हैं। तो आप इसे कनेक्ट करते हुए पढ़ें। भयानक का भय है, विभत्स का जुगुप्सा है, अद्भुत का विस्मय है, शांत का निर्वेद है, और ये हमारे सारे रस हैं। वात्सल्य का वात्सल्य है, और भगवत रति भक्ति, तो जो भक्ति रस है ये वो उसके लिए है। स्थायी भाव क्या होता है, वास्तव में ये भाव हम सबके हृदय में पहले से ही मौजूद होते हैं। काव्य पढ़ने से ये भाव जो है सुषुप्त अवस्था से जागृत हो जाते हैं। यानी ये सारे, अगर हम करुणा के भाव को से ओतप्रोत कविता कोई पढ़ रहे हैं, करुणा हमें हमारे अंदर पहले से मौजूद है, लेकिन जब हम करुणा से लिप्त कोई कविता पढ़ेंगे तो हम भी इमोशनल हो जाएंगे। तो क्या है, वो इमोशन हमारे सोए पड़े हुए हैं हम में, लेकिन जब हम कोई चीज़ उससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो हम में भी वो जाग जाएगी इमोशंस। तो ये स्थायी भाव होते हैं हमारे। संचारी भाव, ये मन में उठने गिरने वाले भाव हैं, स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं, ये कुछ सेकंड्स के लिए होते हैं। ये अवसर के अनुकूल अनेक स्थायी भावों का साथ देते हैं, और स्थायी भाव के साथ साथ बीच बीच में जो मनोभाव प्रकट होते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। आप देखेंगे कि रोने वाले सीन देख रहे हैं, लेकिन उसी में साथ में अगर आपका हंसने वाला भी आ जाए तो आप रो भी रहे हैं, साथ में थोड़ी सी हंसी भी आ जाएगी आपको। तो ये क्या होते हैं, स्थायी ना होकर क्षणिक होते हैं। विभाव, भाव जागृत करने के कारण जो विभाव उत्पन्न होते हैं उसके दो भेद हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव और अनुभाव। मूल विषय वस्तु को आलंबन विभाव कहते हैं, जैसे रंग बिरंगी बेमेल पोशाक पहने और किसी जोकर देखकर आपको हंसी आना जो है स्वाभाविक है।
फिर उद्दीपन विभाव जो है आलंबन द्वारा जागृत भावों को उद्दीप्त करते हैं, जैसे हास्यपूर्ण बातें और उसका खुला मुंह आदि। अनुभाव क्या है? स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय की बाह्य चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं, जैसे जोकर को देखकर हंसना। अगर आपको ये चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आ रही है तो आपको जो रस से संबंधित पहले से ही वीडियो बनी हुई है आप वहाँ पढ़ें, आपको डेफिनेटली समझ में आने वाला है कि क्योंकि ये वन शॉट है, हम यहाँ पर चीज़ें जो है पेपर के नज़रिए से एक साथ करानी है जल्दी से जल्दी, जिससे कि आपका एक टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए। तो आप उसको, अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो आप वहाँ पर उस वीडियो को देखें और उसके बाद उसको समझें अच्छी तरीके से, ताकि आपको रस से संबंधित कोई डाउट ना रह जाए। रस के भेद जो है वो मुख्य 9 भेद है। वात्सल्य एवं भक्ति रस जो है श्रृंगार से निकला है। संयोग रस, संयोग का अर्थ है सुख या आनंद की प्राप्ति अथवा अनुभव करना। नायक और नायिका के मिलन या संयोग में पारस्परिक रति को संयोग श्रृंगार कहा जाता है। जहाँ नायक और नायिका के मिलन को दिखाया जाता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग में परछाही, याति सबे सुधि भूली गई करटे की रही पलटारत नहीं। यानी यहाँ पर राम को सीता जो है निहारती हैं और अपने पलके भी जो है टार नहीं पाती हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ करे बहुन हंसे देन कहे नट जाए। तो ये सारे हमारे उदाहरण हैं जो हमारे संयोग रस को प्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं यहाँ पर नायक और नायिका के मिलन को। और इस तरीके से यहाँ पर एक तरीके से आप जुड़ाव को यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं कविता में, आपको इससे संबंधित जानकारी मिलती है। तो ये संयोग रस होता है। दूसरा है हमारा वियोग रस, वियोग श्रृंगार। नायक नायिका अथवा प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने पर वियोग के कारण मन में आए प्रेम के भावों को वियोग श्रृंगार कहते हैं। जहाँ पर आपने कई पद पढ़े होंगे जहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण के लिए रोती हैं। 12th क्लास में आप देखेंगे 12 मासा है जहाँ पर नागमती जो है अपने प्रियतम के लिए रोती है कि उनके वियोग में जो है किस तरह दिन पर दिन वो बीमार पड़ती जा रही है, उसके शरीर की क्या हालत होती जा रही है वो दिखाया जा रहा है। तो ये सब वियोग श्रृंगार होता है। निस्दिन बरसत नैन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब से श्याम सिधारे। यानी यहाँ पर अब गोपियाँ कहती है कि हमारी आंखों से तो आंसू बहते ही रहते हैं, ऐसा लगता है बरसात हो रही है और पावस ऋतु आ गई है, यानी कि वर्षा ऋतु आ गई हो जब से यहाँ श्याम जो है हमें छोड़ कर गए हैं। बिन गोपाल बैरन भई कुंजे, यानी बिना गोपाल के जो यहाँ पर गोपियाँ हैं किस तरीके से अपना जीवन को व्यर्थ बता रही हैं वो सब दिखाया जा रहा है। तो ये सब वियोग श्रृंगार है जहाँ पर कोई एक यहाँ पे प्रेमी या प्रेमिका में से कोई एक जो है ना हो और उसके वियोग का चित्र प्रस्तुत किया जा रहा हो। हास्य रस, आप सभी को मालूम है जहाँ पर हास्य का पुट मिले, यानी कि ऐसा सीन क्रिएट हो जहाँ से आपको हंसी आए, जहाँ विचित्र स्थितियों और दृश्यों को देखकर मन में हंसी का भाव पैदा हो, वो हास्य रस है। उदाहरण, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसा सीन क्रिएट किया जा रहा है, देह कैसी बताई जा रही है, खाल कैसी बताई जा रही है। तो ये क्या है? हास्य का रस दिखा रहा है यहाँ पर। वीर रस, जो कि वीरता का पुट दिखाए, जहाँ कोई दृश्य देखकर मन में उत्साह और वीरता का भाव उत्पन्न हो उसे वीर रस कहते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डटे रहो। अब यहाँ पे वीरता दिखाई जा रही है कि आपकी राह में कितने भी परेशानियां क्यों ना आए, आप वीरों के समान आगे बढ़ते रहो। तो ये वीरता का भाव दिखा रहा है यहाँ पर। रौद्र रस, जब मन में क्रोध हो, प्रतिशोध हो कि बदला लेना है, उसका भाव पैदा हो तो रौद्र रस की अभिव्यक्ति होती है। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही राम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अब आपके 10th क्लास में ही जो है यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद जो हम पढ़ते हैं, जिसमें परशुराम जो है लक्ष्मण को आगाह करते हैं कि तुम काल के वश में हो, इसलिए इस तरीके से बोल रहे हो, इसका बहुत बुरा असर होएगा। तो ये क्या, यहाँ पर क्रोध परशुराम का दिखाया जा रहा है, प्रतिशोध दिखाया जा रहा है, जहाँ पर व्यंग्य बोल रहे हैं लक्ष्मण परशुराम को, परशुराम अपना क्रोध दिखा रहे हैं। तो ये क्या, यहाँ पर रौद्र रस दिखाया जा रहा है। भयानक रस, भयानक यानी कि जो भय दिखाए, जहाँ किसी दृश्य को देखकर भय भाव की अभिव्यक्ति होती है उसे भयानक रस कहते हैं। जैसे एक और अजगर ही रखी, एक और मृगराय, विकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पर बात कर रहे हैं, देखिए कि एक तरफ अजगर है, एक तरफ मृग है और इस तरीके से कितना भयानक माहौल है जिसे देखकर कोई भी मूर्छा खा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे भयानक रस की उत्पत्ति हुई है। विभत्स रस क्या होता है? जहाँ किसी दृश्य को देखकर मन में घृणा आती हो, जुगुप्सा का भाव आए, वो उसे विभत्स रस कहते हैं। उदाहरण, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते, शव जीभ खींच कर कौवे चुभला चुभला कर खाते। अब आप देख रहे हैं एक शव है जिसके कौवे जो है नोच नोच के खा रहे हैं। तो कितना घृणा वाला जो है सीन यहाँ पे क्रिएट किया गया है। तो ये हमारे काव्य पंक्तियों से ऐसे भाव, इमोशंस निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा है? घृणा का भाव निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? विभत्स रस है। करुण रस, करुण यानी दुख, जिस
प्रिय व्यक्ति या वस्तु की हानि पर मन में शोक आता है, उस भाव को करुण रस कहते हैं। अबला जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। यह यशोधरा कविता से ली गई है, जहाँ पर जो बुद्ध हैं वो अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं और यशोधरा जो है अपने दुख को प्रकट कर रही हैं कि वो मुझसे बता कर जाते हैं इस तरीके से घर परिवार को छोड़कर जाना। हम तो अबला है जो दूसरों के सहारे पे पलती है। अबला जीवन हाय तेरी, हम सबकी यही कहानी, हम आंचल में है दूध और आंखों में पानी। और इस तरीके से जो जीवन है वो कितना दुखमय हो गया है। तो यहाँ पे करुण रस दिख रहा है, यशोधरा का दुख सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, करुण रस। 8वां है अद्भुत रस। किसी वस्तु को देखने या सुनने से जो आश्चर्य का भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। यानी अद्भुत, अनोखा, आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाला। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यह हमारे अटनेहरी कविता से जो कि उदाहरण लिया हुआ है। आप देखेंगे कि ऐसी अनोखी खूबसूरती जो कि हमारे फागुन माह में होती है, अद्भुत लगने वाली। आप देखोगे अद्भुत अनोखापन चारों तरफ देखने को मिलेगा। किस तरीके से प्रकृति जो है अपना रूप रंग बदल रही है, चारों तरफ कितना बेहतरीन माहौल है। पत्तों से लदी कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल। तो ये सब क्या है, अद्भुत रस को प्रकट कर रही है। शांत रस, संसार के प्रति वैराग्य का भाव मन में जब आता है तो शांत रस की उत्पत्ति होती है। आप शांत कब होते हैं? आप जब ये सोचते हैं आप बहुत परेशान हैं, आप कहते हैं कि नहीं मुझे सबको इग्नोर करना है और बहुत ही रिलैक्स रहना है। तो शांत रस, संसार के प्रति जब वैराग्य का भाव आ जाए और मन में शांत रस की उत्पत्ति हो। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। यानी कि हमारे मन जो है, हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है लेकिन उसको कभी भी सुख नहीं मिलता, उसको संतुष्टि कभी नहीं मिलती है। उसको आप एक अपनी इच्छा को पूरी करेंगे, आपको दूसरी इच्छा पनप जाएगी। तो आप शांत भाव जो है तभी आता है जब आप अपने आप को खुद शांत करेंगे। तो मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, और ये जान लेने के बाद कि हमारे मन में अनंत ऐसी इच्छाएं पनपती रहेंगी, कहाँ सुख पाएगा इस तरीके से। और इस तरीके से आप अपने आप को शांत करेंगे। और यहाँ पे शांत रस को किस तरीके से काव्य में प्रकट किया जा रहा है, आप शब्दों के माध्यम से देखिए और किस तरीके से यहाँ पर जो इसका मीनिंग निकल रहा है वो शांत रस को प्रकट कर रहा है। भक्ति रस क्या है? भक्ति, जो कि आपको पता है भक्ति का क्या मतलब है कि आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा जो ईश्वर के लिए होती है, ईश्वर के प्रति मन में जो प्रेम का भाव है वो भक्ति रस कहलाता है। बहुत सारे आपको भक्ति रस से पद सवैये पढ़ने को मिल जाते हैं जहाँ पर ईश्वर के लिए कई कवियों ने बहुत सारी बातें लिखी है, आपके पाठ्यक्रम में जोड़िए। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, मीरा बोलती हैं कि मेरा तो गिरिधर गोपाल के अलावा दूसरा कोई नहीं है। तो इस तरीके से आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास आपके ईश्वर में, तो आप देखेंगे कि तुलसीदास ने किस तरीके से राम के प्रति अपना भाव को प्रकट किया है। तो ये सारे भक्ति रस हैं। आपको बहुत बड़ी आसानी से कविता पढ़ते ही पता लग जाए कि यहाँ पे भक्ति का भाव इसका देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, भक्ति रस है। वात्सल्य रस, माँ बाप का जो अपने बच्चों के प्रति प्रेम होता है वो वात्सल्य रस होता है। तो शिशु के प्रति मन में आए जो प्रेम होते हैं उस भाव को वात्सल्य रस कहते हैं। यशोधरा कहती हैं कि यशोधरा हरि पालने झुलावे, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। 2 उदाहरण हमारे पास। तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान से लिया गया है, जहाँ पर बच्चे की मुस्कान देखकर जो प्रेम और स्नेह उत्पन्न होता है। और फिर यशोधरा हरि पालने झुलावे, किस तरीके से यशोदा मैया जो है वो किस तरीके से श्री कृष्ण को पालती पोसती हैं, वो दिखाना जो है वो माँ का अपने बच्चे के प्रति जो प्रेम है वो दिखाया जा रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वात्सल्य रस है। अब आप देखेंगे अभ्यास के लिए आपको दिया गया है कि ये सारे प्रश्न जो कि हमने पढ़े हैं और इसी तरीके से और भी कई सारे जो आपको रस के बहुत सारे उदाहरण जो है चैनल पर दिए हुए हैं और सबको डिस्कस किया हुआ है कि इसमें कौन सा रस है। एक्सप्लेनेशन के बाद आपको बहुत सारे उदाहरणों के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ भी जो है यहाँ पर चैनल पर बहुत सारे रस जो है समझाए गए। आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ पर आपको रस जो है बहुत अच्छे से समझ में आने वाले। तो यहाँ पर हमने ये 1 शॉट वीडियो जो है आपके जो 18 मई को पेपर होने वाले हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए, हिंदी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, पेपर होने वाला है, टर्म 2 एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं, उसके लिए एक भरपूर कोशिश की गई है जिससे कि आपको एक ही वीडियो में ये ग्रामर जो है सारी की सारी समझ में आ जाए। और इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें। चैनल पर और भी वीडियोज़ है जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो को देखते रहें और अपने एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करें, अच्छा स्कोर करें। और चैनल के साथ यूं ही बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी जो है